कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल, अवेटिंग लिफ्ट इनटू द सेकंड स्पेस एज। तो ये स्पेस सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। जस्ट स्टार्टेड द स्पेस एज बिगन इन 1957 with the launch of satellite Sputnik first, and in 1961 cosmonaut Yuri Gagarin became the world's first person in space। मतलब स्पेस का जो अंतरिक्ष का जो समय है, अंतरिक्ष का युग, ये 1957 में शुरू हुआ जब स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और 1961 में कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन जो है ना वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बने स्पेस में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग ऑन द मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जो हम लोग बोलते हैं, तो वो मून में, चंद्रमा में पहुंचने वाला पहला आदमी बने 1969 में। एंड द फर्स्ट स्पेस एज बिकम रियलिटी। अब इस समय ये जो पहला अंतरिक्ष का युग, ये एक वास्तविकता बन गई। टुडे द सेकंड स्पेस एज इज हियर। वर्तमान समय में अभी सेकंड स्पेस एज का समय आ चुका है। दो देयर इज नो प्रिसाइज डेट फॉर इट्स बिगिनिंग। यद्यपि इसके लिए कोई मतलब निश्चित समय नहीं है कि किस डेट से ये शुरू हुआ है। द कंट्रास्ट इन टुडे स्पेस डोमेन इज स्ट्राक। लेकिन अभी के स्पेस का जो डोमेन बढ़ता जा रहा है, सबकी जो इच्छाएं आकांक्षाएं स्पेस सेक्टर में हर एक कंट्री के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। बिटवीन 1950s टू 1991 अ पीरियड डोमिनेटेड बाय द कोल्ड वॉर। 1950 से 51 के बीच का जो समय कोल्ड वॉर चल रहा था पूरे विश्व में, 60 to 120 स्पेस लॉन्चेज took place annually, and 93% of these were by the United States and Soviet Union of Soviet Socialist Republic USSR governments। मतलब 1950 से 1951 के बीच का जो कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रसिया के बीच में, तो उसमें 60 से 120 स्पेस को लॉन्च किया गया। उसमें से 93% स्पेस जो लॉन्च थे वो अमेरिका और रसिया जो अभी हैं, उस समय यूएसएसआर कहलाता था, तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट जो था पहले, तो वो अभी डिजॉल्व हो चुका है। ये दोनों के द्वारा ही मोर देन 90% स्पेस को छोड़ा गया था। 3 decades लेटर, 1990 के बाद का 3 दशक के बाद, देयर आर नॉट only many more actors in this space scene but a majority are also private company। लेकिन अभी उस 1990 के बाद से 3 दशक बाद अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्पेस में जाने वाले भागीदार बढ़ गए हैं, और न केवल सरकार बल्कि बहुत प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं। लास्ट ईयर देयर वेर 180 रॉकेट स्पेस लॉन्चेज, 61 by Elon Musk's SpaceX। 90% of global space launches since 2020 आर बाय एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। आप देखिए लास्ट ईयर मतलब 2022 में जो 180 रॉकेट लॉन्च किया गया था, उसमें से 61 जो था वो एलन मस्क के स्पेस एक्स थे, और 2020 के बाद से 90% जो स्पेस का लॉन्चिंग हुआ है, उसमें से 90% स्पेस जो लॉन्च हुआ वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही हुआ है और उसी के लिए हुआ है। आगे देखते हैं इंडिया स्पेस जर्नी बिगिंस। इंडिया का स्पेस जर्नी के बारे में देखते हैं। इंडिया मेड ए मॉडेस्ट एंट्री इनटू द फर्स्ट स्पेस एज इन 1960। इंडिया 1960 के दशक में पहली बार फर्स्ट स्पेस एज में अपनी एंट्री बनाई, एंड द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट यूएस सप्लाइड नाइके अपाची वाज लॉन्च्ड एट थुम्बा केरला इन 1963, एंड इन 1969 द इसरो वाज सेट अप। तो पहला जो साउंडिंग रॉकेट इंडिया के ओर से लॉन्च किया गया वो थुम्बा से किया गया, जो केरला में है, 1963 में। उसका नाम था नाइक अपाची, यूएस के द्वारा वो सप्लाई किया गया था, और उसके बाद 1969 में इसरो का गठन हुआ। इट वाज कम अ लॉन्ग वे सिंस विद ओवर 15,000 एम्प्लॉयज एंड एन एनुअल बजट बिटवीन 12,000 करोड़ टू 14,000 करोड़ इन रिसेंट ईयर्स। एंड वो तब से एक लंबा काल चलता आ रहा है इसके बारे में, और इसमें लगभग 15,000 एम्प्लॉय काम करते हैं स्पेस सेक्टर, या हम कह सकते हैं इसरो में, जिसके लिए सरकार 12,000 से 14,000 करोड़ इस वर्तमान वर्ष में बजटरी एलोकेशन की है। Though these decades it has sought to prioritize societal objective and benefits। तो मतलब इस वर्तमान के दशकों में अगर देखिएगा तो इन मांग ये उठी है कि आप इसरो के तहत या स्पेस सेक्टर में जो भी मिशन छोड़ रहे हैं वो उसका कुछ सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक लाभ भी होना चाहिए। its first major project was satellite instruction television
experiment that involved leasing a US satellite in 1975-76 for educational outreach across 2,400 villages covering 5 million people. तो पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो इसरो के तहत ये किया गया था सैटेलाइट स्ट्रक्चर टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और वो यूएस के सैटेलाइट उसमें इन्वॉल्व थे 1975 1976 जब इंदिरा गांधी का काल चल रहा था। तो उस समय एजुकेशनल आउटरीच को 2400 विलेजेज में बढ़ाने के लिए, जिसमें लगभग 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों को कवर कर रहा था, इसके लिए साइट का ही किया गया था। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज न्यू मास कम्युनिकेशन टूल। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जो अभी जो जन संचार का एक नया तंत्र बन चुका है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। दिस लेड टू इनसेट सीरीज इन 1980s। इनसेट जो सैटेलाइट आया वो 1980s के दशक में ये इसका सीरीज चल रहा था, फॉलोड बाय जीसेट, उसके बाद जीसेट आया। दैट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो आप हम टेलीकम्युनिकेशन जो हम लोग मोबाइल के थ्रू बात करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज का बैकबोन जीसेट टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस से जुड़ा हुआ एक मतलब मिशन के तहत आता है। दिस वाज फॉलोड बाय रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। और इसके बाद जो आया ना, मतलब पहले इनसेट फिर जीसेट फिर रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हुआ। द यूज ऑफ स्पेस बेस्ड इमेजरी फॉर वेदर फोरकास्टिंग, रिसोर्स मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट एनालाइजिंग, एग्रीकल्चर एड्स, ग्राउंड वाटर सेट्स ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू कवर फिशरीज एंड अर्बन मैनेजमेंट। तो इन सब सारे चीजों के लिए स्पेस की इमेजरी को यूज करने लगा, वेदर को फोरकास्ट करने लगा, रिसोर्स का मैपिंग, कहाँ किस जगह पे फॉरेस्ट का लोकेशन कैसा है, एग्रीकल्चर का उत्पादन कहाँ कैसा है, उपज कैसा है, ग्राउंड वाटर सेट कहाँ, जल तंत्र या जल का जो कह सकते हैं कि जलाशय की स्थिति कैसी है कहाँ पर। और ग्रेजुअली इसको फिशरीज मत्स्य क्षेत्र के लिए भी एक्सपेंड किया गया, शहरी मैनेजमेंट के लिए भी। फॉलोइंग टू इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, इंडियन का रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम के बाद जो है दिस प्लान ग्रू विद ओशियनसेट एंड कार्टोसेट सीरीज। उसके बाद ओशियनसेट और कार्टोसेट का सीरीज आया था। फील्ड ऑफ सैटेलाइट एडेड नेविगेशन इमर्ज लेटर। उसके बाद नेविगेशन का जो नेविगेशन से सहायता प्राप्त जो सैटेलाइट है उसके बाद इमर्ज हुआ। इट बिगन गगन विद गगन जो सैटेलाइट है उसके साथ ये शुरू हुआ। ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कवरेज ऑफ द रीजन टू इम्प्रूव एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ओवर इंडियन एयर स्पेस। तो इसरो और भारत का जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत गगन को शुरू किया गया, और ये जीपीएस सिस्टम को कवरेज करने के लिए, ताकि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंडियन एयर स्पेस में इंप्रूव किया जा सके। दिस हैज नाउ बीन एक्सपेंडेड टू ए रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉल्ड नेविगेशन विद इंडियन कैंसिलेशन नेविक। मतलब जीपीएस तो हालांकि ग्लोबल कवरेज देता है, तो इंडिया का कंसर्न हमेशा से ही रहा था कि हम इंडियन बेस्ड कुछ ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाए, तो जिसके लिए नेविक का अभी प्रचलन हो रहा है। द इन पैरेलल कैम द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेज कैपेबिलिटीज। तो उसके साथ साथ ही सैटेलाइट के लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को भी डेवलपमेंट किया गया उसके साथ साथ। बिगिनिंग विद द एसएलवी, मतलब एक्चुअली अभी हम लोग देख रहे थे सैटेलाइट कौन सा किस समय लॉन्च किया गया, लेकिन सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो टेक्नोलॉजी होता है, जो कैपेबिलिटी होती है क्षमता, उसको भी साथ साथ विकास किया गया। बिगिनिंग विद द SLV-1 इन 1980s। SLV को 1980s में जो ये किया गया था सबसे पहले। इट टुक डिकेड्स बिफोर इसरो डेवलप्ड, और ये लगभग दशकों का समय ले लिया जब इसरो ने PSLV सीरीज को शुरू किया। मतलब ये क्या होता है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV पहले सैटेलाइट लॉन्च, फिर अब PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये है, दैट हैज कम इट्स वर्क हाउस विद ओवर 50 सक्सेसफुल लॉन्चेज। अभी वो लगभग 50 सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका है। स्पेस पोटेंशियल क्या है? द ऑरिजिन्स ऑफ द सेकंड स्पेस एज कैन बी ट्रेस्ड टू द इंटरनेट। सेकंड स्पेस एज के जो ओरिजिन का जो ये है उसको इंटरनेट के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है। इन इंडिया प्रोसेस बिगन एक्सेलरेटिंग इन 1990s, so the emergence of private TV channels together with the cable TV followed by the direct to home ट्रांसमिशन। जैसे DTH जो टीवी चैनल शुरू हुई, प्राइवेट टीवी चैनल शुरू हुई, उनके इमरजेंस के साथ साथ ही हम कह सकते हैं भारत में सेकंड स्पेस एज का 1990s के समय से शुरू हो चुका है।
The demand for satellite transponders and the ground-based service exploded. सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर का डिमांड बढ़ा है, ग्राउंड बेस्ड जो सेवा प्रदाता वो बढ़ा है. टुडे मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोंडर्स becoming to becoming into Indian homes are on foreign satellites. अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये टीवी चैनल्स में जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं, तो आधे से ज्यादा ट्रांसपोंडर्स ये भारत के घर में जो लगा रहे हैं वो फॉरेन सैटेलाइट से संचालित होते हैं. तो लास्ट 15 years witnessed another transformation and this time India was in look step with the developed world. अभी के लास्ट 15 साल मतलब 2005 से आप ले सकते हैं या 2005-6 से ले सकते हैं, तब से लास्ट 15 साल का अभी अगर इंडिया का जो स्थिति देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एक डेवलप्ड वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है. द एज ऑफ मोबाइल टेलीफोनी फॉलोड बाय द स्मार्टफोन हैज शोन द वर्ल्ड व्हाट ए डाटा हंग्री एंड डाटा रिच सोसाइटी इंडिया इज. मतलब अभी जो इतना मोबाइल टेलीफोनी का विकास हुआ है स्मार्टफोन का, तो इसने दिखाया है वर्ल्ड को कि देखिए भारत में डाटा हंग्री और डाटा रिच सोसाइटी कितना बड़ा इंडिया का है. मतलब डाटा का कवरेज, डाटा का रिचनेस, ये इंडिया के बारे में वो दिखाया गया है. ब्रॉडबैंड, ओटीटी एंड नाउ 5G प्रोमिस अ डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ इन डिमांड फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस. अभी जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रचलन जोरों से बढ़ा है. अभी 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है. तो इन सब चीज के कारण देखा जा रहा है कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विस का जो ग्रोथ होगा ना, एनुअल ग्रोथ, वो डबल डिजिट मतलब मोर देन 10% से ज्यादा होने वाली है सैटेलाइट बेस्ड सर्विस के डिमांड में. इन 2020 के आंकड़ों को देखें तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी वाज एस्टिमेटेड 450 बिलियन ग्रोइंग टू 600 बिलियन डॉलर बाय 2025. 2020 में जो ना 450 बिलियन डॉलर का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी था, लेकिन इसमें संभावना यह है कि 600 बिलियन डॉलर तक 2025 तक पहुंचने की संभावना है. इंडियन स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो एस्टिमेटेड एट 9.6 बिलियन इन 2020, एक्सपेक्टेड टू 13 बिलियन डॉलर इन 2025. 9.6 बिलियन डॉलर आपका था 2020 में, और वो संभावना है कि 13 बिलियन डॉलर 2025 तक हो जाए. ये इंडियन स्पेस इकोनॉमी के बारे में. हाउएवर द पोटेंशियल इज मच ग्रेटर विद एन इनेबलिंग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट के तहत इनेबल किया जा रहा है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, तो इससे क्षमता जो है ना भारत का और ज्यादा दिख रहा है. मतलब जो 13 बिलियन डॉलर का जो एक्सपेक्टेशन किया गया 2025, तो उससे ज्यादा और प्रतीत हो रहा है. इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कुड इजिली एक्सीड 60 बिलियन डॉलर बाय 2030. इंडिया का स्पेस इंडस्ट्री जो है ना 60 बिलियन डॉलर के मतलब इकोनॉमी को भी एक्सीड कर पार कर सकता है 2030 तक. ये क्षमताएं हैं. डायरेक्टली क्रिएटिंग मोर देन 2 लाख जॉब्स, और ये डायरेक्टली 2 लाख जॉब्स क्रिएट करेगी. इनडायरेक्टली तो हालांकि होंगी ही, डायरेक्टली 2 लाख जॉब क्रिएट करेगी. द रीजन इज दैट इन टर्म्स ऑफ द एंड यूजर रेवेन्यू ओनली a fifth इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट. अगर इसका कारण मतलब एंड यूजर जो इसका स्पेस सेक्टर में एंड यूजर जो होते हैं, अंतिम जो उपयोगकर्ता होता है, उसके टर्म्स में आप देखिएगा तो गवर्नमेंट मतलब इसका 20% ही मात्र जनरेट कर पा रही है, अभी 20% ही. मीडिया एंड entertainment account for 26% of India's space economy, with consumer and retail service accounting for another 21%. मीडिया और एंटरटेनमेंट अकाउंट जो है ना इंडिया स्पेस इकोनॉमी का 26% को अकाउंट करता है, और कंज्यूमर एंड रिटेल सर्विस जो इससे हेल्पफुल होते हैं, इससे जो सहायता प्राप्त करते हैं, वो 21% स्पेस इकोनॉमी का पार्टनरशिप रखते हैं. In terms of space activities, downstream activities such as satellite services associated with ground segment are dominant, accounting for over 70% of India's space economy. मतलब डाउन स्ट्रीम स्पेस, तो स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट लॉन्च हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, सैटेलाइट सर्विस होगी, एसोसिएटेड ग्राउंड सेगमेंट्स जो भी होंगे, उससे जुड़े हुए जो भी लोग मतलब वर्ग होंगे, उनका भी यहाँ पर स्थिति महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लगभग स्पेस इकोनॉमी, इंडियन स्पेस इकोनॉमी का 70% कंट्रीब्यूट कर सकता है. अप स्ट्रीम एक्टिविटीज ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च सर्विस कंट्रीब्यूट टू स्मॉलर शेयर. अप स्ट्रीम एक्टिविटीज जहां से एक्चुअली में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग होता है, लॉन्च सर्विसेज, वो थोड़ा कम शेयर इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है. A smaller trend can be seen in developed countries. The reason is that India has been an early adopter of digital app-based services. मतलब डेवलप्ड कंट्री में जो है ना सेम मतलब ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन उसका कारण ये है कि इंडिया जो है ना मतलब डिजिटल ऐप सर्विसेज को एडॉप्ट करने में बहुत ही मतलब
आगे रहा है, अर्ली अडॉप्टर रहा है। इसी के कारण इंडिया के पोटेंशियल को बहुत मतलब बढ़ा के हम लोग आंक सकते हैं। द ग्रोइंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो एविडेंट इन द मेंबर्स एंड ओनरशिप ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब अभी प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ रहा है ऑनर सैटेलाइट के नंबर में भी और उसके ओनरशिप में भी। सैटेलाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग जो होता है उसके ओनरशिप में, दोनों सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स UNOO, ऐसे इसके रिपोर्ट के अनुसार देयर आर 8261 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स ऑफ विच नियरली 5000 आर एक्टिव। मतलब अभी लगभग स्पेस में 8261 लगभग, क्या ये एक्यूरेट डाटा है, 8261 सैटेलाइट्स पूरे ऑर्बिट में है, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में है। लेकिन उसमें से 5000 अभी एक्टिव है। टिल 2010 अबाउट 60 to 100 सैटेलाइट्स वेर लॉन्च एनुअली। 2010 तक जो था ना, 60 से 100 सैटेलाइट मतलब वार्षिक रूप से लॉन्च होते थे। तब पेस हैज पिक्ड अप इन रिसेंट ईयर। 2020 में जो था ये आंकड़ा 1283 सैटेलाइट्स वेर लॉन्च्ड। 2020 में 1283 सैटेलाइट लॉन्च किया। मतलब आप कह सकते हैं 12 से 13 गुना या फिर 12 से 20 गुना यहाँ बढ़ चुका है उसका जो numbers of satellite to be launched has been launched in this space. And today Starlink operates a constellation of over 3500 satellites and has a million of paying customers. अभी Starlink जो है वो ऑपरेट करता है 3500 सैटेलाइट को, और उसमें वो मतलब मिलियन लोगों को पे कर रहा है, मिलियन कस्टमर्स को, मतलब कस्टमर्स को मिलियन, मतलब उससे काफी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है। बहुत स्टारलिंक एट वन वेब इन विच एयरटेल हैज ए स्टेक। मतलब स्टारलिंक और वन वेब जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिग मतलब हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट है, कंपनियां हैं, इनके जो प्रोजेक्ट जिसमें एयरटेल का भी स्टेक है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ 40,000 सैटेलाइट इट। मतलब उनका जो है ना कॉन्स्टिलेशन 40,000 सैटेलाइट्स का दोनों का है। स्टारलिंक और आपका वन एप जो ये है कंपनियां हैं, उनका 40,000 सैटेलाइट्स का कंटिलेशन है। तो कंटिलेशन मतलब हम कह सकते हैं कि उनका उतना एरिया है वो हो सकता है, उतनी संभावनाएं हैं। एंड जेफ बेजोस ऑफ अमेजन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट क्यूपर टू ब्रिंग लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अराउंड ग्लोब। जेफ बेजोस जो है अमेजन का, उन्होंने प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया है। किस लिए? लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अराउंड द ग्लोब। ग्लोब के चारों ओर जो मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में जो लेटेंसी होती है, जो देरी होती है, उसको कम करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट क्यूपर को लॉन्च किया। हाउ दिस डोमेन विल बी रेगुलेटेड इज ए सेपरेट चैलेंज, बट दिस प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस ऑफ द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मतलब ये जो स्पेस का डोमेन जो ऑनरशिप है वो किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा, सब ये एक अलग से चैलेंज ही है। लेकिन ये मतलब स्पेस सेक्टर के जो अप्रोच को एक्सपेक्ट करने का एक बहुत ही बड़ा स्कोप दिखाई देता है। क्रिएटिंग अ इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक मतलब सक्रिय पर्यावरण क्रिएट करने की जरूरत है स्पेस सेक्टर में, एक सक्रिय इकोसिस्टम क्रिएट करने। कैसे? द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ सेकंड स्पेस एज। इंडियन प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सेकंड स्पेस एज के डिमांड को, मतलब जो डिमांड है उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम लेस देन अ डजन स्पेस स्टार्टअप्स 5 years ago देयर आर ओवर 100 टुडे। तो मतलब 5 साल पहले लगभग 12 से भी कम स्पेस स्टार्टअप्स थे, लेकिन अभी 100 से भी ज्यादा हैं स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं। द स्पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। फ्रॉम $3 million in 2018 इट इज डबल्ड इन 2019, कॉस्ट $65 million in 2021। आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि 2018 में जो $3 million का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था वो अभी $65 million से भी पार कर गया 2021 के डाटा के अनुसार। द सेक्टर इज पोइज्ड फॉर टेक ऑफ एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ मल्टीप्लायर लाइक आईटी इंडस्ट्री डिड फॉर द नेशनल इकोनॉमी इन 1990s। मतलब ये जो सेक्टर है इसका बहुत ही बड़ा संभावना है ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ मल्टीप्लायर। ये जो है ना ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने का ये मतलब पोटेंशियल रखता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री ने 1990 के समय में नेशनल इकोनॉमी में किया था। टुडे इसरो मैनेजेज 4 to 5 लॉन्चेज एनुअली। आज जो है ना इसरो
4 से 5 लॉन्च मतलब वार्षिक रूप से मैनेज करता है। इट मैनेजेज 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, 21 फॉर कम्युनिकेशन, 21 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, 8 फॉर नेविगेशन एंड रिमेनिंग एज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। तो अभी जो इसरो है 53 ऑपरेशनल उसका सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशनल सैटेलाइट इसरो का 53 है जो वो मैनेज करता है, जिसमें से 21 जो संचार से संबंधित, 21 अर्थ के ऑब्जर्वेशन से और 8 उसके नेविगेशन से हैं, मतलब जो लोकेशन होता है इसके लिए, और बाकी सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। इन एडिशन इसरो हैज मिशन सच एज चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, मैन्ड स्पेस फॉर मिशन। तो ये इसके साथ साथ इसरो के कई मिशन है, चंद्रयान, मंगल, ये सब चीज हो गया। इसरो हैज ऑलवेज बीन एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज वर्कड क्लोजली विद इंडियन प्राइवेट। इसरो हमेशा ही एक खुला ऑर्गेनाइजेशन रहा है जो हमेशा इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत ही निकटता से काम करने के लिए काम कर रहा है। हाउएवर फॉर सम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क इज स्मॉल पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। जो भी वो मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का जो है ना, मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो वो काम कर रहे हैं वो मतलब उनके रेवेन्यू अर्निंग का एक बहुत ही छोटा भाग है। दे वेयर कंटेंट एज वेंडर्स प्रोड्यूसिंग फॉर डिफाइंड स्पेस एंड डिजाइन। मतलब वो स्पेस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके डिजाइनिंग, उसके प्रोडक्शन के रिलेटेड काम करते हैं, उनका इंटेंशन वो है। And startups are different. Their revenue streams depends on space related activities and they need a different relationship with ISRO and government. मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, सारे डिफरेंट है, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी अलग अलग हैं और स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में वो है, लेकिन उनका जो है ना रिलेशनशिप इसरो और गवर्नमेंट के साथ होने की बहुत आवश्यकता है। डिफरेंट रिलेशनशिप जो है डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए होने की जरूरत है। इसरो टुडे इज ए ऑपरेटर, यूजर, सर्विस प्रोवाइडर, लाइसेंसर, रूल मेकर एंड आल्सो इनक्यूबेटर। इसरो जो है ना आज ऑपरेटर है, यूजर है, लाइसेंसर है, रूल बनाने वाला भी, इनक्यूबेटर मतलब एक कह सकते हैं कि उत्पादक के रूप में भी है नए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ही करने के लिए। एंड इट हैज स्टीयर्ड इंडिया थ्रू द फर्स्ट स्पेस एज एंड नीड्स टू जैसे हम लोग देखें 1969 में इसरो का जो गठन हुआ था उस तब से इन्होंने भारत को मतलब बहुत ही गति दी है, भारत की ग्रोथ को। फर्स्ट स्पेस ऐसे एंड नीड्स टू डू व्हाट इट कैन डू बेस्ट नाउ विद इन इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स हाई क्वालिटी मैन पावर रिसर्च। मतलब और जरूरत है कि ये कितना बेस्ट कर सकती है वो करने की, इसके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो हाई क्वालिटी मैन पावर रिसर्च है उसके द्वारा, उसके यूज के द्वारा। टू बी फेयर गवर्नमेंट हैज बीन रूलिंग ओवर दिस, और इसमें बहुत निष्पक्ष होकर देखें तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है। 2017 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल इन पार्लियामेंट बट इट लैप्स्ड इन 2019। 2017 में पहली बार गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मतलब एक जारी किया था, स्पेस एक्टिविटीज से संबंधित एक विधेयक लाया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो 2019 में वो हालांकि लैप्स हो गया था, कई कारण से वो पारित नहीं हो पाया था। There has been talk of commercialization of PSLV and SSLV launch services, and New Space India Limited was set up to replace Antrix. तो मतलब कई प्रयास हुए हैं, मतलब बात चल रही है कि PSLV SSLV को हम लॉन्च करेंगे, एक उसको जो है कमर्शियलाइज करेंगे। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है ना, ये अभी रिसेंटली 2019 में इस संगठन का इस मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसरो के अंतर्गत ही ये आता है और ये जो है प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है कि आप आइए और यहाँ स्पेस लॉन्च कीजिए। और ये अंतरिक्ष जो पोर्टल पहले का जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करके ये लाया गया। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ये भी सेट किया गया 2020 में। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर के कोई भी लोग अगर स्पेस में अपना मिशन छोड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो लाइसेंसिंग या जो रजिस्ट्रेशन या जो ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तो उनके लिए एकमात्र सिंगल विंडो खोल दिया गया कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के पास जाके आप सिंगल विंडो क्लियरेंस ले सकते हैं। हाउएवर इट इज अनक्लियर वेदर इट विल इमर्ज एज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी और रेगुलेटर। लेकिन ये अभी जो है स्पष्ट है कि ये जो इन स्पेस है वो क्या एक मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनेगा या रेगुलेटर बनेगा। एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन
ISPA was created for as an industry association, इसका भी क्रिएशन किया गया. In recent years, a series of policy papers have been circulated for discussion. अभी जो है ना कुछ वर्षों में कई सारी पॉलिसियां बनाई गई हैं स्पेस सेक्टर से रिलेटेड. सेटकॉम टेलीकॉम पॉलिसी भी लाया गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन पॉलिसी लाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया है. These have served a purpose. What is needed now is legislation. लेकिन ये सब पॉलिसियां रही है, लेकिन अभी क्या जरूरत है, एक कानून की जरूरत है, एक एक्ट की जरूरत है. दिस प्रोवाइड्स अ लीगल ग्राउंडिंग दैट पॉलिसी पेपर्स लैक. और ये जो है ना एक कानूनी वैधता देगी स्पेस सेक्टर को, जो कि पॉलिसी में नीति में कानूनी वैधता नहीं रहती है. हेल्प सेट अप, और ये हेल्प करेगा सेटअप ए रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग वेंचर कैपिटल फंडिंग इनटू द इंडियन स्पेस स्टार्टअप इंडस्ट्री. और ये हेल्प करेगा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ताकि कई सारे प्राइवेट सेक्टर अपना जॉइंट वेंचर कैपिटल फंड में लाके वो मिल के भी आपस में जुड़ के इंडियन स्पेस स्टार्टअप इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं. द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ज्वाइन द सेकंड स्पेस एज एग्जिस्ट, इट्स नॉट बी लॉस्ट. और इंडिया के पास जो है सेकंड स्पेस एज का जो के साथ जुड़ने की जो अपॉर्चुनिटी है, उसका जो दरवाजा, उसकी जो खिड़कियां खुली हुई है, इसको खोना नहीं चाहिए. इससे संबंधित प्रयास बहुत किए जा रहे हैं और इस पे अभी वर्तमान समय में जरूरत है एक नए लेजिस्लेशन एक्ट की. दिस इज ऑल अबाउट स्पेस सेक्टर written in this editorial. That's all.